कहानी की शुरुआत पेंसिल्वेनिया के कॉन्जर्स नाम के इलाके से होती है। घने जंगल के बीच हमें केलर डोवर अपने बड़े बेटे राल्फ को शिकार करना सिखाता हुआ दिखाई देता है। गोली चलाने से पहले दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर केलर राल्फ को निशाना लगाने के लिए कहता है। राल्फ का निशाना बिल्कुल सही लगता है और दोनों हिरण का शिकार करके घर लौटने लगते हैं। रास्ते में केलर अपने बेटे को अपने पिता की सबसे अहम सीख याद दिलाता है। वह कहता है कि तुम्हारे दादाजी हमेशा एक ही बात कहते थे, हमेशा तैयार रहो। इंसान को अच्छे की उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, लेकिन बुरे वक्त के लिए भी पहले से तैयार रहना चाहिए। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंचते हैं, जहां हमारी मुलाकात केलर की पत्नी ग्रेस और उनकी 6 साल की बेटी अन्ना से होती है। आज थैंक्सगिविंग का दिन है, इसलिए पूरा परिवार अपने पड़ोसी और करीबी दोस्त फ्रैंकलिन बर्च के घर जश्न मनाने जाता है। फ्रैंकलिन अपनी पत्नी नैन्सी और बच्चों एलिजा और जॉय के साथ रहता है। जॉय और अन्ना एक ही उम्र की हैं और दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। घर के अंदर बड़े लोग खाने की तैयारी में लगे होते हैं, जबकि बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक पुरानी और रहस्यमयी आरवी पर पड़ती है। अन्ना और जॉय उत्सुक होकर उसके पास जाने लगती हैं, लेकिन राल्फ और एलिजा उन्हें वहां से वापस ले आते हैं। जैसे ही चारों बच्चे वहां से निकलते हैं, कैमरा दिखाता है कि आरवी के अंदर बैठा कोई शख्स चुपचाप उन्हें देख रहा है। थोड़ी देर बाद सभी लोग डिनर के लिए एक साथ बैठते हैं। खाना खत्म होने के बाद अन्ना को याद आता है कि उसकी लाल इमरजेंसी सीटी घर पर रह गई है। वह जॉय के साथ उसे लेने जाने की इजाजत मांगती है। ग्रेस उन्हें जाने देती है और कहती है कि राल्फ और एलिजा को भी साथ ले जाना, लेकिन दोनों लड़कियां बिना किसी को बताए अकेले ही निकल जाती हैं। काफी समय गुजर जाता है, लेकिन दोनों वापस नहीं लौटती। पहले तो सबको लगता है कि शायद वे कहीं खेल रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे चिंता डर में बदलने लगती है। सभी लोग अलग अलग जगह उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। केलर सबसे पहले घर के बेसमेंट में जाता है, जहां राल्फ और एलिजा बैठे होते हैं। जब वह उनसे लड़कियों के बारे में पूछता है, तो दोनों बताते हैं कि अन्ना और जॉय उन्हें बुलाने आई ही नहीं थी। यह सुनते ही केलर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब पूरा मोहल्ला दोनों बच्चियों को ढूंढने में लग जाता है। हर सड़क, हर घर और हर कोना छान मारा जाता है, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चलता। तभी राल्फ को अचानक वही रहस्यमयी आरवी याद आती है, जो कुछ देर पहले सड़क पर खड़ी थी। सभी लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वह आरवी वहां से गायब हो चुकी होती है। अब मामला बेहद गंभीर हो चुका था। बिना एक पल गंवाए केलर पुलिस को फोन करता है और दोनों बच्चियों के लापता होने की सूचना दे देता है। इधर हमें एक आदमी अकेले डाइनर में बैठकर खाना खाते हुए दिखाई देता है। यही है डिटेक्टिव लोकी, जो अपने विभाग का सबसे तेज और अनुभवी अफसर माना जाता है। उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि आज तक उसके हाथ में आया कोई भी केस अधूरा नहीं रहा। उसी समय उसे 2 छोटी बच्चियों के लापता होने की सूचना मिलती है। मामला गंभीर समझते ही वह बिना देर किए जांच में जुट जाता है। कुछ ही समय बाद पुलिस को वही संदिग्ध आरवी दिखाई देती है। लोकी उसका पीछा करता है, लेकिन ड्राइवर भागने की कोशिश में गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ देता है। आखिरकार पुलिस उसे रोक लेती है और अंदर मौजूद आदमी को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आरवी के अंदर दोनों बच्चियां नहीं थी। पुलिस तुरंत आसपास के जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है, मगर घंटों तलाश करने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता। थाने लाकर उस आदमी से पूछताछ की जाती है। उसका नाम एलेक्स जोन्स होता है, लेकिन उसके जवाब इतने अजीब और उलझे हुए होते हैं कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। वह साफ साफ कुछ भी नहीं बताता और बार बार यही कहता रहता है कि उसने किसी का अपहरण नहीं किया। लोकी को पता चलता है कि एलेक्स अक्सर अपनी आरवी अपनी चाची होली के घर के पीछे खड़ी करता था, इसलिए वह सीधे उसी के घर पहुंच जाता है। जब वह सिर्फ 6 साल का था, तभी उसके माता पिता की मौत हो गई थी। वहाँ होली बताती है कि एलेक्स बचपन से ही मानसिक रूप से कमजोर है। उसी सदमे की वजह से उसका मानसिक विकास पूरी तरह नहीं हो पाया। उम्र भले ही बड़ी हो चुकी हो, लेकिन उसकी समझ आज भी लगभग 10 साल के बच्चे जैसी है। उधर फॉरेंसिक टीम आरवी की बारीकी से जांच करती है, लेकिन वहां से ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जो बच्चियों के अपहरण से जुड़ा हो। इसके बावजूद लोकी हार नहीं मानता और होली के घर की भी पूरी तलाशी लेने का आदेश देता है। दूसरी तरफ केलर और फ्रैंकलिन भी पुलिस के साथ जंगलों और आसपास के इलाकों में अपनी बेटियों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित होती है। अगले दिन लोकी सबसे पहले बर्च परिवार के घर पहुंचता है। वहां नैन्सी अपनी बेटी के गम में पूरी तरह टूट चुकी होती है। इसके बाद वह केलर के घर जाता है, जहां ग्रेस खुद को समझाने की कोशिश कर रही होती है। वह बार बार यही कहती रहती है कि शायद दोनों बच्चियां कहीं खेल रही होंगी और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी, लेकिन उसकी बातें साफ बता रही होती हैं
कि वह सदमे में है और सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रही। तभी केलर घर पहुंचता है। लोकी उसे अब तक की पूरी जांच के बारे में बताता है, लेकिन जब वह कहता है कि उसे नहीं लगता एलेक्स इस अपहरण के पीछे है, तो केलर अपना आपा खो बैठता है। उसके लिए एलेक्स ही सबसे बड़ा संदिग्ध था। आखिर वही आरवी लेकर उस जगह के पास मौजूद था जहां बच्चियों को आखिरी बार देखा गया था। ऐसे में वह कैसे निर्दोष हो सकता था? लोकी उसे शांत रहने के लिए कहता है और भरोसा दिलाता है कि वह हर एंगल से जांच कर रहा है। लेकिन केलर का गुस्सा कम नहीं होता। जाते जाते केलर उससे एक सवाल पूछता है, क्या एलेक्स को तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक लड़कियां नहीं मिल जाती? लोकी मजबूरी में बताता है कि बिना किसी ठोस सबूत के पुलिस कानूनन उसे सिर्फ 48 घंटे तक ही रोक सकती है। उसके बाद उन्हें उसे छोड़ना ही पड़ेगा। यही बात केलर को अंदर तक झकझोर देती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि कानून उसकी बेटी को बचाने में शायद उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। यह सुनते ही केलर के अंदर कानून पर बचा हुआ भरोसा भी टूटने लगता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव लोकी बिना रुके हर छोटी बड़ी जानकारी खंगाल रहा होता है। उसे यकीन था कि कहीं न कहीं कोई ऐसा सुराग जरूर छिपा है जो इस पूरे मामले की सच्चाई तक पहुंचा देगा। जांच के दौरान वह उन सभी जगहों पर जाता है जहां एलेक्स कभी न कभी देखा गया था। इसी सिलसिले में वह एक पादरी, फादर पैट्रिक, के घर पहुंचता है। घर की तलाशी लेते समय उसकी नजर बेसमेंट की तरफ जाने वाले एक छिपे हुए दरवाजे पर पड़ती है। जैसे ही वह नीचे उतरता है, वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बेसमेंट में एक सड़ीगली लाश पड़ी होती है। लोकी तुरंत फादर पैट्रिक से इसके बारे में पूछता है। शुरुआत में वह अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार सच कबूल कर लेता है। वह बताता है कि यह आदमी कभी उसके पास अपने गुनाह कबूल करने आया था। उसने दावा किया था कि वह कई मासूम बच्चों की जान ले चुका है। यह सुनकर फादर खुद पर काबू नहीं रख पाया और गुस्से में उसी आदमी को मार डाला। सच सामने आते ही लोकी उसे गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि इस खुलासे से एक नया सवाल जरूर खड़ा हो जाता है, क्या इस मामले का संबंध किसी पुराने सीरियल किडनैपर से है या फिर यह सिर्फ एक अलग घटना है? मेरी नज़र में फिल्म यही पहली बार इशारा देती है कि मामला जितना सीधा दिख रहा है, असलियत उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। उधर जंगलों और आसपास के इलाकों में बच्चियों की तलाश लगातार जारी रहती है, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित होती है। तभी ग्रेस का फोन केलर के पास आता है। कांपती हुई आवाज में वह बताती है कि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए एलेक्स को रिहा किया जा रहा है। यह सुनते ही केलर बिना एक पल गंवाए सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ता है। केलर के लिए अब यह इंतजार करना नामुमकिन हो चुका था। उसकी बेटी कई घंटों से गायब थी और पुलिस के पास सिर्फ यही जवाब था कि सबूत नहीं है। जैसे ही 48 घंटे पूरे होते हैं, एलेक्स को पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया जाता है। बाहर मीडिया और लोगों की भीड़ जमा होती है। तभी केलर की नजर एलेक्स पर पड़ती है और उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वह सीधे उसके पास जाता है और उससे जवाब मांगता है। इसी दौरान एलेक्स केलर के कान में एक ऐसी बात कह देता है जो उसके शक को और मजबूत कर देती है। वह कहता है कि जब तक वह उन्हें छोड़कर नहीं गया, तब तक वे रो नहीं रही थी। अब केलर के लिए इतना सुनना ही काफी था। उसके दिमाग में यही बैठ जाता है कि एलेक्स ही उसकी बेटी को लेकर गया था। लेकिन यहाँ फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या केलर सच देख रहा है या फिर अपने दर्द और गुस्से की वजह से गलत फैसला ले रहा है। पुलिस बीच में आकर केलर को रोक लेती है, लेकिन जाते जाते केलर लोकी को बताता है कि एलेक्स ने उससे क्या कहा था। लोकी इस बात को नजरअंदाज नहीं करता और एलेक्स व उसकी चाची होली के बारे में फिर से जांच शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ केलर घर लौटता है। अपनी पत्नी ग्रेस को टूटते हुए देखकर उसे एहसास होता है कि अब वह सिर्फ पुलिस के भरोसे बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। उसके अंदर एक फैसला बन चुका था। वह अपने बेटे राल्फ से कहता है कि घर का ध्यान रखना, क्योंकि वह लड़कियों को ढूंढने जा रहा है। इसके बाद केलर होली के घर के बाहर नजर रखने लगता है। कुछ देर बाद एलेक्स अपने कुत्ते को लेकर बाहर आता है। जब उसकी नजर दूर खड़ी केलर की कार पर पड़ती है, तो वह अजीब तरह से व्यवहार करता है और फिर वही गाना गाने लगता है जो अन्ना और जॉय गाया करती थी। यह देखकर केलर का शक और गहरा हो जाता है। उसके लिए अब एलेक्स सिर्फ एक संदिग्ध नहीं रहा, बल्कि वही इंसान बन चुका था जिसे वह अपनी बेटी के गायब होने का जिम्मेदार मानता था। और यहीं से कहानी एक बहुत खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है, क्योंकि अब केलर वो कदम उठाने वाला था जिसके बाद उसके और अपराधी के बीच का फर्क मिटने लगता है। केलर अब पूरी तरह से यकीन कर चुका था कि एलेक्स ही उसकी बेटी अन्ना और जॉय के गायब होने के पीछे है।
उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि अगर पुलिस उससे सच नहीं निकलवा सकती तो वह खुद उससे जवाब लेगा। वह मौका देखकर एलेक्स को पकड़ लेता है और अपनी ही एक सुनसान पड़ी बिल्डिंग में ले जाता है जो उसके पुराने निर्माण के काम से जुड़ी हुई थी। यह जगह उसके लिए बिल्कुल सही थी क्योंकि यहाँ कोई आसानी से आ जा नहीं सकता था और बाहर की दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं था। अगले दिन केलर अपने दोस्त फ्रैंकलिन को भी वहां बुलाता है। जब फ्रैंकलिन अंदर जाता है और एलेक्स को बंधा हुआ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि केलर ने कितना बड़ा कदम उठा लिया है। फ्रैंकलिन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि यह गलत है, हमें उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन केलर अब किसी की सुनने की हालत में नहीं था। उसके लिए नैतिकता, कानून और सही गलत सब पीछे छूट चुके थे। उसकी नजरों के सामने सिर्फ अपनी बेटी थी जो कई दिनों से लापता थी। यहाँ फिल्म हमें एक बहुत बड़ा सवाल देती है कि अगर आपके अपने बच्चे की जिंदगी दांव पर लगी हो तो क्या आप भी केलर जैसा फैसला लेते? क्योंकि इस समय केलर खुद को अपराधी नहीं बल्कि एक मजबूर पिता समझ रहा था। आखिरकार फ्रैंकलिन भी अपनी बेटी जॉय के लिए केलर का साथ देने को मजबूर हो जाता है। हालांकि उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वह अंदर से इस काम को सही नहीं मान रहा है। एलेक्स को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वह डरा हुआ होता है और बार बार पूछता है कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। केलर उससे सिर्फ एक ही सवाल करता है, अन्ना और जॉय कहाँ हैं? लेकिन एलेक्स लगातार यही कहता रहता है कि उसे कुछ नहीं पता, उसने किसी को अगवा नहीं किया। उसकी बातें और उसका डर देखकर ऐसा लगता है जैसे वह सच में किसी चीज से अनजान है। शुरुआत में केलर सिर्फ सवाल करता है लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। वह एलेक्स को डराने और उससे जवाब निकलवाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन इस सब को देखकर असहज होने लगता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद वे किसी गलत इंसान को सजा दे रहे हैं। लेकिन केलर के लिए अब पीछे हटना आसान नहीं था। उसके दिमाग में यही था कि एलेक्स कुछ छिपा रहा है और जब तक वह सच नहीं बताएगा वह उसे नहीं छोड़ेगा। उधर डिटेक्टिव लोकी अपनी जांच जारी रखता है। वह हर छोटे से छोटे सुराग को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि सिर्फ गुस्से और शक से यह केस हल नहीं होगा, उसे असली सबूत चाहिए था। जांच करते हुए लोकी कई पुराने मामलों को खंगालना शुरू करता है जिनमें बच्चे अचानक गायब हुए थे। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि इन सभी घटनाओं में कुछ न कुछ समानता जरूर है और इसी जांच के दौरान उसे एक ऐसी चीज का पता चलने वाला था जो पूरे केस को एक नए रहस्य की तरफ ले जाएगी। लोकी अब पुराने गायब हुए बच्चों के मामलों को ध्यान से देखने लगता है। वह हर फाइल, हर रिपोर्ट और हर छोटे सुराग को जोड़ने की कोशिश करता है। शुरुआत में ये सभी मामले अलग अलग लगते हैं लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में जाता है उसे एक अजीब समानता नजर आने लगती है। कई मामलों में एक रहस्यमय आरवी का जिक्र मिलता है। अब लोकी को लगने लगता है कि शायद अन्ना और जॉय का मामला भी किसी पुराने अपराध से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ सुनसान बिल्डिंग में केलर की पूछताछ और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। 2 दिन बीत चुके थे लेकिन एलेक्स अभी भी यही कह रहा था कि उसे कुछ नहीं पता। केलर को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। उसे लगता था कि एलेक्स सच जानता है, बस बताना नहीं चाहता। इसी बीच शहर में दोनों बच्चियों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा रखी जाती है। पूरा समुदाय उनके परिवार के साथ खड़ा होता है। लोग उम्मीद तो जता रहे थे लेकिन हर गुजरते दिन के साथ डर भी बढ़ता जा रहा था क्योंकि जितना समय बीत रहा था उतना ही मामला मुश्किल होता जा रहा था। वहां डिटेक्टिव लोकी की नजर एक संदिग्ध आदमी पर पड़ती है। जैसे ही वह आदमी समझता है कि लोकी उसे देख रहा है वह वहां से भागने लगता है। लोकी भी उसके पीछे दौड़ता है लेकिन वह आदमी किसी तरह बच निकलता है। पुलिस उस आदमी का स्केच जारी करती है और लोगों से उसकी पहचान बताने की अपील करती है। जब फ्रैंकलिन यह खबर देखता है तो वह केलर को समझाने की कोशिश करता है कि अगर एलेक्स ही दोषी होता तो पुलिस किसी और आदमी को क्यों ढूंढ रही होती। लेकिन केलर अब किसी दूसरी संभावना को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके दिमाग में एलेक्स ही अपराधी था और वह मानता था कि शायद दूसरा आदमी भी उसी के साथ मिला हुआ है। उधर लोकी को पता चलता है कि एलेक्स अचानक गायब हो गया है। इससे उसका शक और बढ़ जाता है। वह सोचता है कि शायद एलेक्स सच में इस मामले में शामिल हो सकता है लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि असल में एलेक्स कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है। लोकी एलेक्स की पूछताछ वाली रिकॉर्डिंग दोबारा देखता है
शायद कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो पहले नजरअंदाज हो गया हो। इसी दौरान उसे उस संदिग्ध आदमी के बारे में जानकारी मिलती है। पता चलता है कि वह आदमी लगभग रोज एक सुपरमार्केट जाता था और अलग अलग आकार के सामान खरीदता था। लोकी तुरंत उस दुकान के कर्मचारी को अपना नंबर देता है और कहता है कि अगर वह आदमी दोबारा आए तो उसे तुरंत सूचना दी जाए। उधर कई दिन बीतने के बाद फ्रैंकलिन अंदर से टूटने लगता है। उसके मन में अपराध बोध बढ़ता जा रहा था कि कहीं वे एक निर्दोष इंसान को तो नहीं सजा दे रहे। आखिरकार वह यह बात नैन्सी को बता देता है। नैन्सी यह सुनकर तुरंत केलर और फ्रैंकलिन के साथ उस जगह पहुंचती है जहां एलेक्स को रखा गया था। वहां एलेक्स की हालत देखकर वह डर जाती है। उसे देखकर लगता है कि शायद वह सच में कुछ नहीं जानता। नैन्सी एलेक्स से अपनी बेटी जॉय को ढूंढने में मदद करने की गुहार लगाती है और धीरे धीरे उसकी जंजीरें खोल देती है, लेकिन एलेक्स डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी केलर और फ्रैंकलिन वहां पहुंच जाते हैं और हालात संभाल लेते हैं। केलर फिर से एलेक्स को बंद कर देता है। यह सीन काफी परेशान करने वाला है, क्योंकि यहाँ फिल्म दिखाती है कि एक दर्द में डूबा इंसान कब सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाता है। उसे खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि दूसरी तरफ वह संदिग्ध आदमी अब डिटेक्टिव लोकी की नजरों में आने वाला था और उसकी तलाश इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बनने वाली थी। जिस संदिग्ध आदमी की लोकी तलाश कर रहा था, वह चुपके से बर्ज परिवार के घर में घुस जाता है। घर में मौजूद एलिजा को इसकी भनक तक नहीं लगती। कुछ देर बाद वह वहां से निकलकर डोवर परिवार के घर की तरफ बढ़ता है। इसी बीच ग्रेस को अन्ना के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी वापस आ गई है, लेकिन जब वह कमरे में पहुंचती है तो वह आदमी खिड़की से कूदकर भाग चुका होता है। ग्रेस तुरंत लोकी को फोन करके पूरी घटना बताती है। लोकी उससे पूछता है कि केलर कहाँ है, लेकिन ग्रेस बस इतना बताती है कि वह पुलिस की मदद कर रहा है। यह सुनकर लोकी को शक होता है, क्योंकि उसे पता था कि केलर कुछ और कर रहा है। अब लोकी समझ जाता है कि इस केस में कुछ ऐसा है जो उसकी नजरों से छूट रहा है। वह केलर पर नजर रखना शुरू कर देता है। अगली सुबह केलर अपनी उस पुरानी बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ ही देर बाद लोकी उसके सामने आ जाता है और उससे सवाल करने लगता है। लोकी साफ कहता है कि वह जानता है कि केलर पिछले कुछ दिनों से पुलिस के साथ नहीं था। वह जानना चाहता है कि आखिर वह क्या कर रहा था, लेकिन केलर कोई सीधा जवाब नहीं देता। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों दिखाई देते हैं। लोकी उसे समझाता है कि उसे खुद को संभालना होगा, क्योंकि अगर अन्ना वापस आती है तो उसे अपने परिवार के लिए मजबूत रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही लोकी अन्ना का नाम लेता है, केलर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है कि उसकी बेटी इतने दिनों से सोच रही होगी कि उसका पिता उसे बचाने क्यों नहीं आया। यह सीन दिखाता है कि केलर सिर्फ गुस्से में नहीं है, बल्कि अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। लोकी से मिलने के बाद केलर घर लौटता है, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं होता। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा है। रात में उसे अन्ना के साथ बिताए पुराने पल याद आते हैं और वह फिर उसी बिल्डिंग में वापस चला जाता है जहाँ उसने एलेक्स को रखा था। वहां पहुंचकर केलर पहली बार थोड़ा कमजोर पड़ता है। वह एलेक्स से पूछता है कि आखिर वह सच क्यों नहीं बता रहा। इसी दौरान एलेक्स कुछ ऐसा कहता है जिससे केलर भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। एलेक्स कहता है कि वह एलेक्स नहीं है, वह बस खेलना चाहता था। उसकी बातें इतनी मासूम लगती हैं कि केलर खुद उलझ जाता है कि आखिर सच क्या है। कुछ देर के लिए केलर टूट जाता है और भगवान से मदद मांगता है, लेकिन तभी बाहर लगा अलार्म बजने लगता है। वह खिड़की से देखता है और उसे लोकी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। केलर तुरंत एलेक्स को चुप रहने के लिए कहता है और नीचे जाकर ऐसा दिखाने लगता है जैसे वह सिर्फ वहां शराब पीने आया हो। लोकी जब उससे पूछताछ करता है तो केलर कहता है कि यह जगह उसके पिता की थी। लोकी को उस पर पूरा भरोसा नहीं होता, लेकिन वह वहां से चला जाता है। उसी समय एक बड़ा सुराग सामने आता है। जिस सुपरमार्केट कर्मचारी को लोकी ने नंबर दिया था, उसका फोन आता है। वह बताता है कि वह संदिग्ध आदमी दोबारा दुकान पर आया है। लोकी तुरंत वहां पहुंचता है और आखिरकार उस आदमी का नाम पता चलता है, बॉब टेलर। लोकी बॉब के घर पहुंचता है, लेकिन बॉब ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे वह कुछ नहीं जानता। हालांकि उसका झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलता। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी उसे पकड़ लेता है। जब पुलिस बॉब के घर की तलाशी लेती है
तो उन्हें कई अजीब चीजें मिलती हैं, सड़े हुए खाने के डिब्बे, बंद बक्से और कुछ ऐसी चीजें जो इस केस को और ज्यादा डरावना बना देती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सुराग अभी मिलना बाकी था, क्योंकि बॉब के घर से मिली एक चीज पूरे मामले को एक नए रहस्य से जोड़ने वाली थी। इसके अलावा एक डायरी भी मिलती है जिसमें भूल भुलैया जैसी आकृतियां बनी होती हैं। पहली नजर में पुलिस को लगता है कि शायद बॉब इन रास्तों के जरिए किसी छिपी हुई जगह तक पहुंचने का नक्शा बना रहा था। बॉब को हिरासत में ले लिया जाता है और लोकी दोनों परिवारों को इस बारे में जानकारी देता है। वह बताता है कि फ्रैंकलिन और नैन्सी ने कुछ कपड़ों को अपनी बेटी जॉय से जुड़ा हुआ पहचाना है। इसके बाद किलर को भी कुछ चीजें दिखाई जाती हैं और उनमें उसे अन्ना का मोजा नजर आता है। यह देखकर केलर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह लोकी पर गुस्सा करने लगता है। वह कहता है कि अगर बॉब पहले से यह सब कर रहा था तो पुलिस एलेक्स के पीछे क्यों पड़ी रही। लेकिन यहाँ कहानी एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या केलर का शक हमेशा सही था या वह अपने दर्द में हर इंसान को दोषी समझने लगा था। केलर घर लौटता है जहां उसकी पत्नी ग्रेस सो रही होती है और राल्फ अपनी बहन अन्ना के कमरे में बैठा होता है। राल्फ अपने पिता से पूछता है कि क्या अन्ना अब कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि एलिजा मानती है कि शायद वह नहीं बची। लेकिन केलर अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता। उसे पूरा विश्वास है कि उसकी बेटी जिंदा है और वह उसे ढूंढकर वापस लाएगा। वह राल्फ से कहता है कि यह बात अपनी माँ को मत बताना और अन्ना को ढूंढने की उम्मीद कभी मत छोड़ना। लेकिन राल्फ पहली बार अपने पिता से नाराज हो जाता है। वह कहता है कि आप कुछ नहीं कर रहे, बस गुस्सा करते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं। यह सुनकर केलर गुस्से में उसे चुप करा देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बॉब लगातार वही भूल भुलैया बनाता रहता है। अधिकारियों को लगता है कि शायद वह कोई नक्शा बना रहा है जो उन्हें लापता बच्चों या किसी छिपी हुई जगह तक पहुंचा सकता है। लेकिन लोकी को लगता है कि इन भूल भुलैयाओं के पीछे कोई और गहरा मतलब है। वह बॉब से पूछताछ करने बैठता है और उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वह क्या बना रहा है। लेकिन बॉब कोई जवाब नहीं देता। वह बस रोता रहता है और अपनी ड्राइंग बनाता रहता है। गुस्से में लोकी उससे जवाब निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी अधिकारी उसे रोक देते हैं। इसी अफरातफरी के बीच बॉब एक अधिकारी की बंदूक छीन लेता है और सबके सामने अपनी जान ले लेता है। उधर केलर शराब के नशे में एलेक्स के सामने बैठा होता है। अब वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वह सही कर रहा है या गलत। तभी अचानक एलेक्स ऐसी बात कहता है जो केलर का ध्यान फिर से खींच लेती है। एलेक्स कहता है कि लड़कियां भूल भुलैया में हैं। यह सुनते ही केलर के अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती है। लेकिन समस्या यह थी कि एलेक्स यह नहीं बता पाता कि वह भूल भुलैया आखिर है कहाँ। अब केलर के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, होली से जवाब हासिल करना। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा रहस्य धीरे धीरे सामने आने वाला था। केलर अब सीधे होली के घर पहुंचता है, लेकिन वह उसे यह नहीं बताता कि एलेक्स उसके पास है। वह बस इतना कहता है कि एलेक्स के भाग जाने के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानता है। होली उसे अंदर बुलाती है और दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। बातों बातों में होली बताती है कि कई साल पहले उसने और उसके पति ने अपने बेटे को कैंसर की वजह से खो दिया था। उस दर्द ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। तभी एलेक्स उनकी जिंदगी में आया और उन्होंने उसे गोद ले लिया। लेकिन केलर को महसूस होता है कि होली कुछ बातें छिपा रही है। केलर उससे भूल भुलैया के बारे में पूछता है। वह कहता है कि उसे बार बार सपनों में एक भूल भुलैया दिखाई देती है, लेकिन होली के चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे वह पहले से इस बारे में बहुत कुछ जानती हो। उधर डिटेक्टिव लोकी भी बॉब टेलर के बनाए हुए चित्रों को समझने में लगा हुआ था। वह बार बार उन भूल भुलैयाओं को देखता है और सोचता है कि आखिर इनका मतलब क्या है। तभी उसकी नज़र फादर पैट्रिक के घर मिले उस शव की तस्वीरों पर जाती है। शव के गले में वही भूल भुलैया वाला लॉकेट दिखाई देता है जो बॉब की चीजों में भी मिला था। अब लोकी को एक बड़ा सुराग मिलता है। वह जांच करता है और पता चलता है कि बॉब के घर से मिले कपड़ों पर इंसानी खून नहीं बल्कि जानवरों का खून था। यानी बॉब शायद वह अपराधी नहीं था जिसे सब समझ रहे थे। इसके बाद एक और बड़ा खुलासा होता है। बॉब टेलर खुद कभी किसी के अपराध का शिकार रह चुका था। बचपन में उसे अगवा करके रखा गया था, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। लापता बच्चों और भूल भुलैया के प्रति उसका जुनून शायद उसी पुराने दर्द की वजह से था। यहाँ फिल्म एक बार फिर हमें चौंका देती है, क्योंकि जिस इंसान को हम शुरुआत में सबसे बड़ा विलेन समझ रहे थे, शायद वह खुद किसी और का शिकार था। अब लोकी को समझ आने लगता है कि इस केस के पीछे सिर्फ बॉब नहीं बल्कि कोई और बड़ा राज छिपा हुआ है। इसी बीच ग्रेस को अस्पताल से फोन आता है कि जॉय मिल गई है,
लेकिन अन्ना अभी भी गायब है। यह सुनकर केलर और ग्रेस तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। जॉय अभी पूरी तरह होश में नहीं होती। डॉक्टर उसे आराम करने देते हैं। कुछ समय बाद जब वह आंखें खोलती है तो केलर उसके पास जाता है। जॉय के मुंह से निकले कुछ शब्द केलर को अंदर तक हिला देते हैं। वह कहती है, तुम वहाँ थे। यह सुनते ही केलर समझ जाता है कि जॉय ने कुछ ऐसा देखा है जो उसे होली तक पहुंचा सकता है। वह बिना समय गंवाए अस्पताल से निकल जाता है और सीधे होली के घर की तरफ भागता है। उधर लोकी भी उस पुरानी बिल्डिंग की तरफ जाता है जहां उसे लगता है कि केलर हो सकता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे सिर्फ एलेक्स मिलता है। दूसरी तरफ होली के घर में केलर पहुंच चुका होता है। होली को शक हो जाता है कि केलर कुछ जान गया है। वह उस पर बंदूक तान देती है और उसे मजबूर कर देती है कि वह खुद को बांधने दे। अब केलर उस सच के बिल्कुल करीब था जिसकी तलाश में वह इतने दिनों से था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे जो खुलासा होने वाला है वह उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। होली अब केलर को अपने असली चेहरे के बारे में बताना शुरू करती है। वह उसे समझाती है कि उसके और उसके पति के साथ जो हुआ उसके बाद उन्होंने भगवान से नफरत करना शुरू कर दिया था। अपने बेटे को खोने के दर्द ने उन्हें इतना बदल दिया कि उन्होंने दूसरे माता पिता को भी वही दर्द देने का फैसला कर लिया। वह बताती है कि वह और उसका पति बच्चों को अगवा करते थे ताकि उनके माता पिता का भगवान और जिंदगी से भरोसा उठ जाए। उनके लिए यह किसी तरह का बदला था, एक ऐसी सोच जो धीरे धीरे उनकी इंसानियत को खत्म कर चुकी थी। अब केलर को समझ आता है कि जिस औरत को वह इतने समय से एक मददगार इंसान समझ रहा था वही इस पूरे खेल के पीछे है। होली आगे बताती है कि एलेक्स भी उन्हीं बच्चों में से एक था जिन्हें उन्होंने सालों पहले अगवा किया था। उन्होंने एलेक्स के साथ इतना बुरा व्यवहार किया कि उसका मानसिक विकास हमेशा के लिए प्रभावित हो गया। बाद में उन्होंने उसे अपने साथ रखा और दूसरे बच्चों को फंसाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। यानी जिस एलेक्स को केलर इतने दिनों से दोषी समझ रहा था वह असल में खुद इस पूरी कहानी का एक पीड़ित था। सच कहें तो यही फिल्म का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि शुरुआत से हमें एलेक्स पर शक करवाया जाता है, लेकिन आखिर में पता चलता है कि असली खतरा कोई और ही था। होली यह भी बताती है कि बॉब टेलर भी कभी उनका शिकार बना था। बचपन के उस दर्द ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था और इसी वजह से वह भूल भुलैया और बच्चों से जुड़ी चीजों में उलझा रहता था। इसके बाद होली केलर को अपने घर के पीछे मौजूद एक छिपी हुई जगह की तरफ ले जाती है। वहाँ एक ऐसा रास्ता होता है जो सीधे उस जगह तक जाता है जहाँ उसने बच्चों को रखा था। केलर जैसे ही अंदर जाता है उसे वहाँ बच्चों की पुरानी चीजें दिखाई देती हैं। हर तरफ डरावने सबूत मौजूद होते हैं जो बताते हैं कि यह सब कई सालों से चल रहा था। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है और उसका दिल टूट जाता है। उसे अन्ना की लाल सीटी मिलती है, वही सीटी जिसे ढूंढने के बहाने अन्ना उस रात घर से बाहर गई थी। केलर उस सीटी को देखकर रो पड़ता है और भगवान से अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगता है। उधर होली लोकी को अपने घर की तरफ आते हुए देख लेती है। वह तुरंत ऊपर जाती है और अन्ना को देखने लगती है जो बेहोशी की हालत में वहाँ मौजूद होती है। लोकी जब घर में प्रवेश करता है तो उसकी नजर होली के पति की तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में उसके गले में वही भूल भुलैया वाला लॉकेट होता है जो पहले मिले सबूतों से जुड़ा हुआ था। अब लोकी को यकीन हो जाता है कि होली कुछ बहुत बड़ा छिपा रही है। वह अपनी बंदूक निकालता है और पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है। तभी वह होली को अन्ना के पास पाता है। दोनों के बीच मुठभेड़ होती है और गोलियां चलती हैं। लोकी की गोली होली को लग जाती है जबकि होली की गोली लोकी को घायल कर देती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि अन्ना अभी भी जिंदा थी। लोकी तुरंत उसे उठाता है और तेज बारिश के बीच अस्पताल की तरफ भागता है। किस्मत अच्छी होती है और समय रहते अन्ना को इलाज मिल जाता है। अगली सुबह लोकी अस्पताल में अखबार पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि एलेक्स, जिसका असली नाम बैरी मिलर था, कई साल बाद अपने परिवार से मिला है। लेकिन एक खबर अभी भी बाकी थी। केलर डोवर अभी तक लापता था और अब फिल्म अपने आखिरी और सबसे रहस्यमयी मोड़ पर पहुंचने वाली थी। कुछ देर बाद अन्ना और जॉय को बचाने के लिए लोग लोकी का शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों बच्चियां अब सुरक्षित थी, लेकिन इस पूरे मामले ने कई जिंदगियां बदल दी थी। तभी ग्रेस लोकी से बात करती है और बताती है कि केलर ने अभी तक उससे कोई संपर्क नहीं किया। उसे नहीं पता कि वह कहाँ है। ग्रेस की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे पता था कि अगर केलर मिला भी
तो उसे अपने किए हुए कामों की कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ पुलिस होली के घर और आसपास के इलाके की तलाशी कर रही होती है। हर जगह पुलिस की गाड़ियां और जांच करने वाले लोग दिखाई देते हैं। धीरे धीरे होली के अपराधों के सारे सबूत सामने आने लगते हैं। लोकी भी वहां मौजूद होता है और पूरे मामले को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वह रुक जाता है। उसे दूर से एक बहुत हल्की सी आवाज सुनाई देती है, एक सीटी की आवाज। लोकी ध्यान से सुनता है और आसपास देखने लगता है। उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन दर्शकों को पता होता है कि यह वही लाल सीटी हो सकती है जो अन्ना की थी। कैमरा धीरे धीरे उस जगह पर जाता है और दिखाता है कि कहीं नीचे केलर मौजूद हो सकता है। उसने शायद वही सीटी बजाई थी ताकि कोई उसे ढूंढ सके। लोकी के पास अब एक फैसला था, क्या वह उस आवाज की जांच करेगा या नहीं। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है और हमें कोई सीधा जवाब नहीं मिलता कि केलर बच पाया या नहीं, और यही इस फिल्म की सबसे खास बात है। पूरी कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, लेकिन उसी सफर में वह खुद भी कई गलत फैसले ले बैठता है। मेरी नज़र में प्रिजनर्स सिर्फ एक अपहरण की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि डर, गुस्सा और दर्द इंसान से ऐसे फैसले करवा सकते हैं जिनका असर जिंदगी भर रहता है। केलर सही था कि उसे अपनी बेटी को ढूंढना था, लेकिन जिस रास्ते को उसने चुना, उसने उसे भी एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां सही और गलत के बीच का फर्क मिटने लगा। और यही वजह है कि यह फिल्म खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमती रहती है।